गुड आफ्टरनून क्लास 9। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है, जो इससे पहले जो आपकी क्लासेस हुई थी लास्ट फ्राइडे को वेडनेसडे को मैंने क्लास नहीं की थी क्योंकि मैं स्कूल नहीं आ पाया था, इसकी वजह से वीडियो नहीं आपको प्रोवाइड करा पाया। तो जो उसमें मैंने आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताया था। तो उसी में से एक आपकी प्रोसेसिंग डिवाइस होती है CPU। नाम तो आप लोगों ने पहले से सुना है, उसकी डिटेलिंग भी आपको पता है, लेकिन उसको फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें आती है। तो CPU और उसके कंपोनेंट टॉपिक जो है CPU और उसके एंड कंपोनेंट जो उसके कंपोनेंट है उनके बारे में बताया जाता है। CPU में जो मेन CPU को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेमोरी यूनिट MU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU और कंट्रोल यूनिट C। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। देखो ये जो अगर मान लो जैसे CPU जो बॉक्स होता है, उस बॉक्स को आप ओपन करें तो हम उस बॉक्स को ओपन करके ये नहीं आपको बता सकते हैं कि ये मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट तो चलो हम फिर भी बता देंगे कि मेमोरी यूनिट दिखाई देती है, लेकिन उसमें कौन सा पार्ट ALU है, कौन सा पार्ट कंट्रोल यूनिट है, ये ऐसे आपको फिजिकली बता पाना पॉसिबल नहीं होता है। उसको मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे मान लो हमारा एक ब्रेन है, हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, मान लो हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब इसमें कुछ पार्ट होता है, जिसको 3 पार्ट में हमारा ब्रेन डिवाइड होता है। एक होता है सबकॉन्शियस, ठीक है, इस पार्ट को मान लेते हैं, ठीक है। देखो पहला पार्ट क्या होता है, एक 3 पार्ट में से डिवाइड होता है, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, और एक और पार्ट होता है जिसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। 3 पार्ट में इसको बेसिकली डिवाइड करते हैं। कॉन्शियस मेन पार्ट मान लो ये पार्ट हमारा कॉन्शियस वाला है, ये वाला हमारा सबकॉन्शियस वाला है, और ये वाला पार्ट होता है अनकॉन्शियस माइंड। ये माइंड के 3 पार्ट होते हैं। लेकिन कोई भी ब्रेन का सर्जन ब्रेन को ओपन करके ये नहीं कह सकता कि ये वाली जो नसें हैं वो सबकॉन्शियस की है, ये वाली जो नसें और जो आपको दिखाई दे रहा है, जो इसमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो अनकॉन्शियस में है और ये वाला कॉन्शियस में है। जो माइंड हमारा वर्क करता है, जैसे हम लोग पढ़ाई लिखाई वाला काम करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं या और कोई काम करते हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। जब हम नींद में होते हैं तो जो हमें सपने दिखाई देते हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड से और सबकॉन्शियस माइंड से होते हैं। बोलने में फर्क हो गया। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, जब हम सोते समय जो हमारा माइंड एक्टिवेटेड होता है, जिनमें सपने दिखाई देते हैं, वो होता है सबकॉन्शियस। और माइंड का बहुत बड़ा एक मेजर पार्ट होता है जो कभी वर्क ही नहीं करता। वो अभी तक हम लोग जो हैं, हम लोग अपने माइंड का 7% यूज़ करते हैं, तो बाकी का जितना भी पार्ट है वो अनकॉन्शियस है, जो इसका यूज़ हम लोग करते ही नहीं, तो उस पार्ट को अनकॉन्शियस बोलते हैं। लेकिन वो एक थ्योरी के हिसाब से, वो प्रैक्टिकली आपको नहीं बताया जा सकता ब्रेन का ये पार्ट सबकॉन्शियस है, ये पार्ट कॉन्शियस है, ये पार्ट अनकॉन्शियस। उसी तरह से CPU में भी वर्क करता है। ये तीनों एक थ्योरी के हिसाब से बताए गए हैं ये पार्ट। अगर हम CPU बॉक्स को ओपन करें तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पार्ट ALU है, ये पार्ट कंट्रोल यूनिट है, ये पार्ट मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट तो फिर भी एक बार दिखा सकते हैं आपको, क्योंकि मेमोरी यूनिट के कुछ पार्ट्स होते हैं जो आपको देख के समझ में आ जाएंगे, लेकिन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट आपको देख के समझ में नहीं आएगी। बस ये जैसे ब्रेन में मैंने आपको बताया कि ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, उसी तरह CPU भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से है, इसमें किसी भी तरह का ऐसा वो नहीं है कि हाँ इस पार्ट को देखकर हम कह सकते हैं कि ये पार्ट हमारा ये है। देखो तीनों की वर्किंग क्या होती है। मेमोरी यूनिट काम क्या होता है, ये हमें मेमोरी प्रोवाइड कराती है। मेमोरी हमारे 2 तरह की होती है, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में आते हैं हमारे पास रैम और रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों एक चिप होती है, ये दोनों जो है ये पैकेट चिप होती है। इन चिप्स का यूज CPU के अंदर किया जाता है, दोनों CPU के अंदर ही इनका रोल क्या होता है। जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है उस टाइम पर रैम वर्क करती है, जो भी प्रोसेसिंग होती है वो रैम और प्रोसेसर की हेल्प से होती है। रैम उसको मेमोरी प्रोवाइड कराती है प्रोसेसर को, उसी से वो प्रोसेस आगे जाके कंप्लीट होती है। तो ये रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके भी अपने सब पार्ट्स हैं, तो किसी और दिन उसको आपको बताएंगे कि इसके और भी कई सारे पार्ट्स आते हैं। रैम के भी अपने पार्ट्स होते हैं। ये दोनों एक चिप होती है, एक स्केल छोटी वाली स्केल जैसी होती है, वैसे ही रैम आपकी एक पतली सी चिप होती है। बुक में आपकी फिगर बनी हुई है, तो उसी चिप का यूज़ करके सारी प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है। मतलब अकेले रैम नहीं यूज़ करती है, प्रोसेसर और रैम दोनों मिलकर किसी भी कंप्यूटर की स्पीड को मेंटेन करते हैं। ये हमको मेमोरी प्रोवाइड कराती है। रैम जो होती है वो मेमोरी यूनिट का पार्ट होती है, तो ये हमको मेमोरी यूनिट प्रोवाइड कराती है किसी भी प्रोसेस को होने के लिए। भाई जैसे आप मोबाइल में भी करते हो, मोबाइल में भी रैम होती है। आजकल जो मोबाइल आते हैं 4 GB रैम वाले आते हैं, पहले 2 GB रैम वाले आते हैं, 1 GB रैम वाले मोबाइल आते हैं। तो मोबाइल में भी रैम होती है और कंप्यूटर और लैपटॉप में भी सेम वही रैम होती है।
जिसकी रैम हाई होती है उसकी मतलब पावर ज़्यादा होती है, उसमें आप हैवी सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हो और उस पर ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड उसकी हाई होती है। जैसे जैसे रैम कम होती जाती है तो ये सारी आपकी हैंग होने की प्रॉब्लम और ये सब चीज़ें उसमें ज़्यादा बढ़ती जाती है। अगर कोई 1 GB का आपका वो मोबाइल है तो उसमें आप PUBG जैसे गेम जो होते हैं वो आप उसमें डाउनलोड नहीं कर सकते, उसमें दिक्कत करता है। डाउनलोड हो भी जाएंगे तो वो दिक्कत करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे हैवी सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत ऐसे हैवी ऐप्स हैं जो कि इनका यूज़ करके नहीं चलता। ठीक है, तो जब जिस समय कंप्यूटर ऑन स्टेज में होता है, मान लो कंप्यूटर ने पूरा ऑन कर दिया है, उस टाइम पे हमारी रैम ऑन करती है और उस टाइम पर रैम का रोम का कोई रोल होता है। रोम का रोल क्या होता है? रोम जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है, हार्ड डिस्क से निकाल के रैम में स्टोर करने का काम हमारा रोम का होता है। सिस्टम को ऑन करते टाइम और ऑफ करते टाइम रोम का रोल होता है। रोम का वैसे कोई रोल प्रोसेसिंग में किसी तरह का रोल नहीं होता है, इसीलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसमें हम किसी तरह के चेंजेस भी नहीं कर सकते, इनमें चेंजेस करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें जो भी चीज़ें फीड कर दी जाती हैं अगर हम रैम को तोड़ के फेंक भी दें तो भी वो चीज़ें उसके अंदर फीड रहेंगी, उसमें किसी टाइप में कोई चेंज नहीं कर सकते। वो ब्लैक कलर की एक चिप होती है, सिस्टम के अंदर ही लगी होती है, मतलब CPU के बॉक्स के अंदर ही लगी होती है। तो इस रैम में होता क्या है, रोम में क्या होता है कि जब कंप्यूटर ऑन होता है तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो C ड्राइव के अंदर होता है। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ पार्ट को C ड्राइव से उठाकर वो रैम में अपलोड कर देती है। जब तक रैम चलेगी, जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा, तब तक वो ऑपरेटिंग सिस्टम का वो उतना पार्ट जो है वो रैम के अंदर काम करेगा। उस पार्ट को कर्नल बोलते हैं। वो आगे जब ऑपरेटिंग सिस्टम वाला चैप्टर बताएंगे तो उसका नाम आएगा, उसका ऐसा होता है नाम, ये होता है कर्नल। तो कर्नल हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेजर पार्ट होता है जो कर्नल बोलते हैं। तो इस कर्नल को उठाकर वो हार्ड डिस्क से उठाकर रैम में लोड करते हैं। ये रोम का काम होता है। और जब हम सिस्टम को शट डाउन करते हैं तो वापस उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को वो रैम से उठाकर, या मान लो पावर चली गई किसी वजह से, तो ऑटोमेटिकली वो रैम क्या करेगी कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम को वहाँ से उठाकर वापस हमारी हार्ड डिस्क में सेव कर देगी। ये प्रोसेस हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये प्रोसेस इंटरनली चलती रहती है। तो रोम का सिर्फ यही रोल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम में लोड करना और रैम से हार्ड डिस्क से लोड करना। जब तक कंप्यूटर ऑन होता है तब तक रैम का कोई काम नहीं होता है। इसका काम सिर्फ होता है जब सिस्टम ऑन होता है या फिर ऑफ होता है। ऑन ऑफ होते समय दोनों काम, जब भी सिस्टम ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है उस टाइम पर रोम फुल्ली वर्क पूरे अपने कायदे से वर्क करती है, ऑन करते समय भी और ऑफ करते समय भी। जब भी आप देखते हो कि सिस्टम ऑन करते तो उसमें अजीब अजीब तरह की स्क्रीन दिखाई देती है, ऑफ होते समय वो धीरे धीरे ऑफ होता है। तो उतनी वो जो टाइम होता है उसको जो प्रोसेस होती है उसको बूटिंग बोलती है। और उस बूटिंग प्रोसेस को पूरा जो कंट्रोल करने का काम होता है वो रोम का होता है। तो रोम पूरी ऑन होते समय और ऑफ होते समय एक्टिवेटेड रहती है, बाकी के टाइम के लिए इसका कोई यूज नहीं है। ये है तो CPU कन्वर्ट, लेकिन उसको इंटरनल मेमोरी में जोड़ा जाता है। इसको ये CPU बॉक्स के अंदर रहेगा, कभी भी ये बाहर से वर्क नहीं करता। मोबाइल में रैम अंदर ही लगी होती है, कभी आप उसको बाहर से यूज़ नहीं कर सकते। और CPU में भी, लैपटॉप में भी वो अंदर ही उसमें फिक्स रहती है, उसको हम कहीं से भी रिमूव नहीं कर सकते। दूसरी जो हमारी एक्सटर्नल डिवाइस है, एक्सटर्नल यूनिट होती है जो कि मेमोरी यूनिट का पार्ट कह सकते हैं उसको, वो होती है हमारी एक्सटर्नल यूनिट। एक्सटर्नल यूनिट में हमारी CD, DVD और पेन ड्राइव आती है। इनसे कोई भी डेटा हम कॉपी कर सकते हैं और CD, DVD को हम बैग में, पर्स में, मोबाइल में और पॉकेट में कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। CD, DVD का तो उतना ही यूज नहीं होता है, पेन ड्राइव का पार्ट बहुत सारा है, CD, DVD थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं लोग। नॉर्मली CD का तो बिल्कुल ही बंद हो गया है, उससे DVD में स्पेस ज़्यादा होता है तो उसका यूज़ करते हैं। लेकिन ये जितनी भी डिवाइसेज है, मेमोरी कार्ड भी आता है, मेमोरी कार्ड आता है, मेमोरी कार्ड में हमारा एक्सटर्नल मेमोरी में आता है। जितने भी हैं CD, DVD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारे आपके एक्सटर्नल आते हैं। और वहाँ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो आती है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी देखी होगी आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखी होगी, तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा जितना पार्ट है ये हम अलग से यूज़ करते हैं, इनका कोई कंपल्शन नहीं है कि कंप्यूटर के लिए इनका होना ज़रूरी है। लेकिन रैम और रोम का होना, मतलब इंटरनल मेमोरी का होना कंप्यूटर के लिए 100% ज़रूरी है। अगर रैम और रोम नहीं है तो वो CPU फॉर्म नहीं होगा, उसकी बाकी की कंट्रोलिंग किसी भी तरीके से वर्क नहीं करेगी। तो ये सारा जितने भी आप देख रहे हैं, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी जो भी है, ये सारा हमारा CPU के अंडर में आता है। CPU की भी मेमोरी यूनिट के अंदर में आता है ये सारा पार्ट। सेकेंड आपका होता है, सेकेंड और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका ये अर्थमेटिक लॉजिक। जितनी भी तरह की कैलकुलेशन होती है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सब जितनी भी होती है, और भी जितनी टाइप की कैलकुलेशन वाली चीज़ें होती हैं, जो भी प्रोसेसिंग में भी जो कैलकुलेशन यूज होती है, वो सब हमारा इसमें वर्क होता है।
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, नाम ही से पता चलता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मीन्स ALU। तो ALU में हमारी किसी भी तरह की कैलकुलेशन जो हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं और भी किसी तरह की जो और चीज़ें होती हैं वो सारी हमारी इसके थ्रू कंट्रोल होती हैं। पूरा मैथमेटिकल क्वेश्चन भी कंट्रोल करता है, जब एक्सेल में कोई फाइल बनाते हैं या बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो ये सब कुछ इसमें हमारे ALU के थ्रू परफॉर्म होता है। कंट्रोल यूनिट का ये पार्ट ALU वाला पार्ट मैंने पहले भी आपको बताया कि ALU वाला पार्ट आप CPU बॉक्स को ओपन करके नहीं देख सकते कि ये पार्ट ALU है। ये एक थ्योरी पे वर्क करता है, थ्योरी 100% सही, ऐसा नहीं कि मतलब ये कोई फेक थ्योरी है, बिल्कुल सही थ्योरी पे वर्क करता है, लेकिन उसको हम लॉजिकली उसको फिजिकली डिफाइन नहीं कर सकते। ये पूरे बॉक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें लगी होती हैं उनको मिला कर, तो जितने जो भी प्रोसेसर लगे हुए हैं, रैम लगी हुई है, उनसे ही वो ALU डिफाइन हो रहा है, वही सारी वर्क करके हमें इस तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्रोवाइड करती है। थर्ड होती है हमारी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट से मतलब ये होता है कि कंट्रोल कौन सी प्रोसेस को कहाँ जाना है, कौन सी प्रोसेस पहले परफॉर्म होनी, कौन सी प्रोसेस बाद में परफॉर्म होनी है, उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम CU का होता है। शॉर्ट फॉर्म में CU बोलते हैं, पूरा नाम उसका कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट सारी प्रोसेस को कंट्रोल करती है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है, उसके हर एक हार्डवेयर को कंट्रोल करती है। भाई कीबोर्ड का यूज़ करना है, कब माउस का यूज़ करना है, कहाँ पर किस चीज़ को कैसे इनपुट करना है, ये सारा डिसीजन जो होता है हमारा कंट्रोल यूनिट होता है। हर पार्ट को ये मैनेज करती है, हर पार्ट के ऊपर ये कंट्रोल रखती है कि कौन सा पार्ट कैसे वर्क करेगा। कभी भी देखो भाई अगर हमारी तरफ से डेटा गलत कॉपी हो रहा है तो वो तो एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन कंप्यूटर की वजह से कभी भी डेटा गलत कॉपी भी नहीं होगा, गलत इंसर्ट भी नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों की कंट्रोलिंग कंट्रोल यूनिट के ऊपर होती है। कौन सा डेटा कहाँ जाना है, कौन सी फाइल कहाँ सेव होनी है, हमने उसको अपनी तरफ से बता दी, बाकी वो अपने हिसाब से उस चीज़ों को इन चीज़ों को उस फॉर्म में मैनेज करता है। भाई अगर आपने डी ड्राइव में मूवीज कॉपी करके रखी है, बस नहीं कि अगले दिन जब आप ओपन करोगे वो डी ड्राइव से शिफ्ट होकर की ड्राइव में पहुँच जाएगा, जो जहाँ पर हम वहीं पर होगा। आपने कोई फाइल ओपन की, कोई वर्ड फाइल ओपन की, उस पर वर्क किया, जैसे ही क्लोज किया तो एज इट इज़ वो फाइल जहाँ पे थी वहीं पर वो सेव हो गई। जब तक वो ओपन रहेगी तब तक तो वो आपकी रन के थ्रू वर्क कर रही है, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसको बंद किया उस फाइल को, पर्टिकुलर फाइल को, ऑटोमेटिकली कंट्रोल यूनिट उस फाइल को जिस भी ड्राइव से वो उठकर आई थी वहीं पर उसको एज इट इज़ सेव कर देगी। जो भी उसमें हमने एडिटिंग की है उन एडिटिंग के साथ वो उसको एज इट इज़ वहाँ पर रख देती है। तो ये सारा कंट्रोल का जितना भी काम होता है वो हमारा कंट्रोल यूनिट के थ्रू होता है। ठीक है, ये CPU के मेन 3 पार्ट है, इन्हीं के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। इनके सब पार्ट्स होते हैं, इनको भी आपके बुक में दिए होते नहीं है। 11th में या 12th में ये चैप्टर फिर से जब एक बार और इंट्रोड्यूस होता है, वहाँ पर भी नेटवर्किंग का जो चैप्टर है वो 12th में भी है। यहाँ पर तो आपको 20-22 पेज में वो एक्सप्लेन किया गया, वहाँ 50-60 पेजेस में एक्सप्लेन किया गया है, तो वहाँ पे हो सकता है इसको और एलाबोरेट किया जाए। फिलहाल अभी आपकी जो बुक है उसमें इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है इसमें और इसके क्या पार्ट्स होते हैं। इनके भी ALU के भी और पार्ट्स होते हैं, वो हालांकि वो फिजिकली आपको वो भी नहीं दिखाई देंगे, लेकिन लॉजिकली वो पार्ट डिफाइन किए। देखो मैंने पहले भी कहा कि ये तीनों चीज़ें वो लॉजिकली डिफाइन है, उनको आप फिजिकली नहीं देख सकते। फिजिकली आप रैम और ROM को देख सकते हो, रैम और ROM मेमोरी यूनिट का एक पार्ट है। CD DVD पेन ड्राइव को देख सकते हो, वो भी हमारी मेमोरी यूनिट का एक पार्ट है, लेकिन पूरी मेमोरी यूनिट CPU के अंदर हम पूरी मेमोरी यूनिट नहीं डिफाइन कर सकते कि ये मेमोरी वाला पार्ट है या फिर ये वाला ALU वाला पार्ट है या फिर ये वाला कंट्रोल यूनिट है। एक कॉन्सेप्ट के थ्रू, एक लॉजिक के थ्रू ये वर्क करता है। ये अगर ये पूरा CPU है तो उसके अंदर ऐसे 3 चीज़ें हैं, तो उसमें एक पार्ट हमारा ALU है, एक पार्ट हमारा CU है, एक पार्ट हमारा मेमोरी है। ये पूरा तीन चीज़ों से ये पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन होता है CPU। और यही जो CPU होता है यही आपका मेजर पार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर का। बाकी के पार्ट्स में कोई प्रोसेसिंग का काम नहीं होता है, बाकी या तो इनपुट डिवाइस होगी या फिर आउटपुट डिवाइस होगी। मॉनिटर है तो वो हमें आउटपुट प्रोवाइड कराता है, माउस और कीबोर्ड है वो हमें इनपुट प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन जो भी प्रोसेसिंग वाला वर्क है वो हमारा CPU के अंदर होगा और CPU के ये तीनों पार्ट्स के अंदर ये इसको परफॉर्म करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको बतानी है इसी से रिलेटेड है कि मेमोरी की यूनिट जो होती है, जैसे आपके पास जो डेटा है उस डेटा की यूनिट क्या होती है, जो डेटा हम लोग मोबाइल में मिलता है, जो हम लोग इंटरनेट पे यूज़ करते हैं, या जो CD DVD में डेटा कॉपी होता है उसकी यूनिट क्या होती है ये आपको पता है, लेकिन एक बार उसको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि जैसे मान लो सिंगल एक बाइनरी डिजिट 1 बना हुआ है 0 बना हुआ है बाइनरी डिजिट, ये होता है हमारा 1 बिट। ठीक है, 1 बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है मेमोरी की वो होती है बिट, सबसे स्मॉलेस्ट बिट। किसी भी मेमोरी की यूनिट जो होती है सबसे स्मॉलेस्ट बिट होती है। 8 बिट से मिलकर बनता है हमारा 1 बाइट। ठीक है,
जब 8 बिट मिलती है तो उससे 1 बाइट बनता है। 1024 बाइट्स को मिलाकर बनता है हमारा 1 केबी। केबी का मतलब होता है किलोबाइट। फिर 1024 केबी से मिलकर बनता है हमारा 1 एमबी। ठीक है, फिर 1024 एमबी से मिलाकर बनता है हमारा जीबी। इसी से आगे हम आते जाते हैं 1024 जीबी से मिलकर बनता है हमारा 1 टीबी। टीबी मतलब टेराबाइट। ठीक है, टेराबाइट के ऊपर और भी होती है। टेराबाइट के ऊपर होता है पीटाबाइट, फिर होता है एक्साबाइट, एक्साबाइट के ऊपर होता है योटाबाइट। सबसे बड़ी यूनिट जो अभी तक यूज़ की जा रही है वो योटाबाइट, लेकिन नॉर्मली हम लोगों की लाइफ में जो है अभी हम लोग टेराबाइट यूज़ करते हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों के पास लैपटॉप होंगे जो इन्होंने जल्दी खरीदे होंगे, तो वो 1 टेराबाइट के 2 टेराबाइट के होते हैं, 2 टीबी के। तो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। पुराने लैपटॉप्स में हमारे जीबी में 500 जीबी की हार्ड डिस्क है या फिर 100 जीबी की हार्ड डिस्क है, इस तरह की हार्ड डिस्क होती है। जो लैपटॉप जो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं आपके लैब में उनमें भी हमारी 250 जीबी की हार्ड डिस्क लगी हुई है। तो जीबीज में भी होते हैं और ज़्यादा में भी होते हैं, ज़्यादा समय भी यूज़ कर सकते हैं। तो एमबीज में तो पहले जो सीडी डीवीडी आती है वो आपकी जो डीवीडी होती है आपकी डीवीडी में नॉर्मली जो स्पेस होता है वो होता है 4.7 जीबी का, और सीडी में नॉर्मली स्पेस होता है 700 एमबी के आसपास। एंड्रॉइड के और बड़े बड़े साइज के। तो ये सारी हमारी मेमोरी यूनिट्स होती है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बाइट होती है, सॉरी बिट होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी एक निबल करके यूनिट होती है, हालांकि इस यूनिट के बीच में नहीं करते हैं। 4 जो बिट होते हैं उनको मिलाकर एक निबल बनता है, लेकिन नॉर्मली इनका इसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, इनका तो आपने नाम सुना ही है। 1 GB 2 GB जो डेटा हमको मिलता है पर डे, नॉर्मली 1.5 GB जियो के थ्रू मिलता है, 2 GB मिलता है। इस तरह अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर हमें अलग अलग डेटा प्रोवाइड कराते हैं। तो वो डेटा जो हार्ड डिस्क में कॉपी है वो भी इसी GB MB में होगा, जो हमें इंटरनेट के थ्रू डेटा मिलता है वो भी हमारा GB और MB के यूज़ करके की यूनिट में मिलता है। तो ये जो यूनिट, ये सारी जितनी भी यूनिट है, ये सब हमारी मेमोरी की जो मेमोरी है हमारे पास जो डेटा है वो डेटा इनमें से किसी यूनिट के साथ जुड़ा होता है। हर चीज़ की अपनी अपनी यूनिट होती है। सामान खरीदने जाओगे तो कोई सामान दर्जन में मिलता है, कोई सामान किलो में मिलता है। उसी तरह से डेटा जो है वो हमारा गीगाबाइट में, मेगाबाइट में, केबी में, इस तरह छोटी फाइल्स होती हैं वो केबी में होती हैं, थोड़ी बड़ी फाइल्स होती है तो एमबी में होती है, ज़्यादा बड़ी फाइल्स होती है तो वो जीबी में होती है। ओके, थैंक यू।